हेलो एवरीवन। सेल बायोलॉजी के अंदर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर पैसिव प्रोसेसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पैसिव प्रोसेसेस के अंदर हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओस्मोसिस एंड डायलिसिस के बारे में डिस्कस किया था। एक्टिव प्रोसेसेस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस फर्दर 3 टाइप की हो सकती है: फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। वन बाय वन हम इन सभी एक्टिव प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो एक्टिव प्रोसेसेस है ये क्या होती है। इससे पहले जैसे लास्ट वीडियो में हमने पैसिव प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो पैसिव प्रोसेसेस होती है, फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है और उसके अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट है, यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, यानी कि हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की, और दूसरी साइड पे लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल पाई जा रही है। तो ये जो हाई एंड लो के बीच का जो डिफरेंस है, हाई एंड लो के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को बोला जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पैसिव प्रोसेसेस के अंदर हाई टू लो यहाँ पे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती थी, ट्रांसपोर्ट होता था। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लो से लेके हाई तक, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यहाँ पे मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का। अब ये लो टू हाई जब मूव करता है तो कोई ना कोई यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी डिपेंडेंट ये प्रोसेस होती है। और एनर्जी जो है ये एटीपी से यहाँ पे आती है, और एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो जो एनर्जी आती है वही एक्टिव प्रोसेसेस के अंदर यूज की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये क्या होंगी, ये टाइप की जो एक्टिव प्रोसेसेस हैं ये सेल मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा एक्टिव प्रोसेसेस रैपिड होती है या फिर फास्ट होती है। और एक चीज और हमने पैसिव प्रोसेसेस के अंदर देखी थी कि ये जो कंसंट्रेशन जब इक्वल आ जाती है तो ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट, कंप्लीटली जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो यहाँ पे चलती रहती है। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे एनर्जी डिपेंडेंट की बात की कि हाइड्रो एटीपी की हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे एनर्जी आएगी, तो ये जो सेल मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेसेस है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होगी। तो जो यहाँ पे मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स जैसे कि यहाँ पे हो गया साइनाइड्स हो गए या फिर डाइनाइट्रोफिनोल हो गया, उनसे भी हाईली अफेक्टेड होंगे। इसके अलावा कि जो ऑक्सीजन है उसकी एब्सेंस है उससे, और टेम्परेचर से, तो इन सभी फैक्टर्स से ही हाईली अफेक्ट यहाँ पे होती है। एक्टिव प्रोसेसेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये एक एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है। अब एक चीज तो हमें माइंड में रखनी है कि हम एक्टिव प्रोसेसेस की या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट जो है मॉलिक्यूल्स और आयंस का अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और उसके अक्रॉस यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो टू हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे मूवमेंट होती है। Also called metabolically linked transport in which the source of energy is ATP। तो इसको हमने पहले ही बात की थी कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ पे एनर्जी आएगी, तो ये मेटाबॉलिकली लिंक्ड ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एटीपी होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है कैरियर मॉलिक्यूल मैकेनिज्म, सेकंड होता है रिवॉल्विंग डोर मैकेनिज्म। वन बाय वन हम इन मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे फर्स्ट कैरियर मॉलिक्यूल मैकेनिज्म की, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक कैरियर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर मॉलिक्यूल होगा, वो कैरियर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट को या फिर ट्रांसपोर्टेंट को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे दो तीन टर्म्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट यानी कि मूवमेंट जो हो रही है, एक यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्टेंट। ट्रांसपोर्टेंट यानी कि जिस जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाना है।
तो हम इसको बोल सकते हैं ये सबस्ट्रेट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जिसका ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होगा। और एक यहाँ पे होता है कैरियर मॉलिक्यूल। कैरियर मॉलिक्यूल और जो ये जो ट्रांसपोर्टेंट या फिर सबस्ट्रेट है, ये एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं, टेम्पररी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं। उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो भी सबस्ट्रेट था वो इनसाइड द मेम्ब्रेन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है, और ये कैरियर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या तो ये एंजाइम हो सकता है। ठीक है, ये है कैरियर मॉलिक्यूल। ये कैरियर मॉलिक्यूल प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम कुछ भी हो सकता है। और ये है सबस्ट्रेट या फिर ये है ट्रांसपोर्टेंट, जिसको ट्रांसपोर्ट करवाना है। ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टेंट इससे बाइंड करेगा, बाइंड करके एक कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है, ये बन गया है कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, कंफर्मेशन जब चेंजेस आएंगे तो ये आउटसाइड से इनसाइड क्या कर देंगे, यहाँ पे मूवमेंट करवा देंगे सबस्ट्रेट की या फिर ट्रांसपोर्टेंट की। तो इस वे में ये जो कैरियर मॉलिक्यूल है ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करवाने में। इसको हम थ्योरेटिकली देखें एग्जाम्पल की हेल्प से, फॉर एग्जाम्पल इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस। तो जो सोडियम आयंस का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं इस कैरियर मीडिएटेड, इस जो ये कैरियर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट है। तो ये सोडियम आयंस है, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएजेस इनके अंदर एक कैरियर की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या होगा, अगेन एटीपी ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सोडियम आयंस को पिक किया जाता है आउटसाइड, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर से। और फिर यहाँ पे जो ये कैरियर मॉलिक्यूल है और जो ट्रांसपोर्टेंट है, इसका एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके अंदर क्या होगा, अब इसको कैरिड किया जाता है टू द अपोजिट साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि कुछ ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ये इनसाइड या फिर हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव कर जाएगा। पहले जैसे अगर हम बात करें, ये आउटसाइड द मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड है, तो इसे ये बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस आएंगे और ये इनसाइड द सेल आ जाएगा, और फिर यहाँ से ये इनसाइड द सेल रिलीज कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेड अंडरगो मेटाबॉलिक चेंजेस अलोंग विद कैरियर। अभी जो कैरियर मॉलिक्यूल है और जिस जो सबस्ट्रेट है यानी ट्रांसपोर्टेंट है, ये दोनों के दोनों कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस की अंडरगो जाते हैं। कैरियर प्रोटीन को ट्रांसलोकेज या फिर परमेजेस भी बोला जाता है, मोस्ट कॉमनली इनको ट्रांसलोकेज या फिर परमेजेस बोला जाता है। सेकेंड यहाँ पे आता है रिवॉल्विंग डोर मॉडल। रिवॉल्विंग डोर मॉडल के अंदर क्या होगा, जैसे कि हम बहुत बार बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो वहां पे जो डोर्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। हम आउटसाइड से वहां पे उसके अंदर आते हैं और वो रिवॉल्व करता है, हम इनसाइड चले जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो ये मॉडल जो है उसी हाइपोथेसिस पे काम करता है। तो रिवॉल्विंग डोर मॉडल के अंदर क्या होता है कि ये जो कैरियर मॉलिक्यूल है, कैरियर मॉलिक्यूल के पास एक साइट यहाँ पे पाई जाती है बाइंड करने के बाद, बाइंड करने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्टेंट यहाँ पे बाइंड करेगा, फिर ये रिवॉल्व होगा, ठीक है, रोटेशन इसके अंदर होगी। रोटेशन होने के बाद ये जो यहाँ पे स्पेसिफिक साइट है जिससे ये बाइंड किया था सबस्ट्रेट, वो अंदर की साइड आ जाएगी और फिर इसको रिलीज कर दिया जाएगा, एंड जो कैरियर मॉलिक्यूल है अगेन रीयूज कर लिया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले मोनार्ड एंड कोहन ने जो लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई के अंदर देखा था। इसके अंदर इन्होंने क्या देखा कि जो कैरियर प्रोटीन है इसके पास एक स्लोट फेसिंग आउटसाइड होता है, ठीक है, एक स्लोट होता है जिसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेंट है या सबस्ट्रेट है वो फिट हो जाए। ये वाली इसकी साइड की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्लोट फेसिंग आउटसाइड होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड फिट्स इनटू दिस स्लोट। अब जो भी मॉलिक्यूल, जो भी सब्सटेंस है जो ट्रांसपोर्ट होना है, वो क्या होगा, वो इसके अंदर आके फिट हो जाएगा। कैरियर प्रोटीन चेंजेस इट्स शेप, फिर ये अपनी शेप चेंज करेगा, और ये क्या करेगा, शेप चेंज करने के बाद ये रोटेट करेगा, सो दैट द स्लोट कम टू लाई ऑन द इनर साइड, ताकि जो स्लोट है वो अंदर की साइड आ जाए। अंदर की साइड आने के बाद ये क्या कर देगा, लैक्टोज को रिलीज कर देगा इनसाइड। द सब्सटेंस इज रिलीज्ड इन द सेल एंड प्रोटीन रोटेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। वापिस से ये जो है सब्सटेंस तो अंदर आ गया, और जो कैरियर प्रोटीन है इसका काम खत्म हुआ, और ये क्या करेगा, वापिस से ये रीयूज हो जाएगा ये, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस है, लैक्टोज है, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये रिवॉल्विंग डोर मॉडल होता है यहाँ पे। और एनर्जी जो है इसके अंदर, जो रोटेशन के अंदर एनर्जी लगी है वो क्या होगी, वो एटीपी से यहाँ पे आएगी। इसके बाद इन दो मॉडल्स के बाद आता है टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पे, प्राइमरी है सेकेंडरी है, उसके बेसिस पे इनको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। प्राइमरी के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट एनर्जी जो है यहाँ पे यूज होती है, किससे होगी, या तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है एटीपी का, या तो कुछ अदर हाई एनर्जी फोस्फेट कंपाउंड्स होते हैं, इनका जब ब्रेक होगा तो डायरेक्टली इनसे एटीपी यूज कर ली जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी यूज कर ली जाएगी, और इसी वजह से इसको बोला जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएसेस। सोडियम पोटेशियम एटीपीएसेस, जैसे कि अगर हम बात करें ये जो है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, ये है सोडियम पोटेशियम एटीपीएसेस। ये ऐसे ही यहाँ पे कई अलग अलग टाइप के सोडियम पोटेशियम एटीपीएसेस पाई जा रही हैं। तो ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएसेस है, ये बना हुआ होता है कैरियर प्रोटीन का, ठीक है, जिनको सोडियम पोटेशियम एटीपीएसेस ही बोला जाता है। तो ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे इनसाइड जो है सोडियम आयंस को आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक साइट्स यहाँ पे होती है जिनसे सोडियम आयंस बाइंड करेंगे, देन यहाँ पे एटीपी बाइंड करेगा और एनर्जी यहाँ पे डिराइव की जाएगी, और ये जो है इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से सोडियम आयन जो है वो बाहर चले जाएंगे, या फिर हम सिंपली इसके अंदर बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होगा कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की कुछ यूनिट्स का, जिसकी वजह से ये अपनी रोटेशन करेगा या फिर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करेगा, और यहाँ पे जो सोडियम आयंस है वो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। इन द सेम वे जो पोटेशियम आयन जिनको आउटसाइड से इनसाइड लेके आना है, उसके अंदर भी यही होगा कि यहाँ पे बाइंड करेंगे, देन यहाँ पे क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगा, जिसकी वजह से ये जो ओरिजिनल शेप है उसके अंदर आने के बाद और सोडियम आयन जो है, पोटेशियम आयन जो है वो इनसाइड आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे साइक्लिक फोस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन चलता रहता है। अभी जो कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये दो ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये जो दो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। अब ये जो लार्ज सब यूनिट है, ये है अकॉर्डिंग इनके मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, इनका मोलिकुलर वेट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इनको बोला गया है। तो यहाँ पे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो यूनिट्स हैं, इनके अंदर साइक्लिक फोस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। एटीपी एंड सोडियम आयन जो है वो स्पेसिफिक साइट के ऊपर बाइंड करते हैं इस एटीपीएजेस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, इनके पास इनकी अलग अलग साइट होती है कि वहां पे ये बाइंड करेंगे। अगर हम डिटेल में इसकी बात करें, इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएजेस की, तो इसके अंदर सबसे पहले सोडियम बाइंड होगा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले सोडियम, यहाँ पे सोडियम आयंस बाइंड हुए, सोडियम आयंस बाइंड होने के बाद यहाँ पे एटीपी बाइंड होगा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सोडियम आयन बाइंड हुआ, देन यहाँ पे एटीपी बाउंड होगा, एटीपी के बाद यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होगी लार्जर सब यूनिट ऑफ द एटीपीएजेस कॉम्प्लेक्स की। एटीपी सोडियम बाइंड होने के बाद यहाँ पे एटीपी बाइंड हुआ, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होगी जो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स की लार्जर सब यूनिट है। फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ये कन्फर्मेशनल चेंजेस अलाउ करेंगे सोडियम के आउटफ्लो को, ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे आउटफ्लो बाहर की तरफ चला जाता है। इन द सेम वे पोटेशियम आयन जो है वो भी एटीपीएस से बाइंड करेंगे ऑन आउटर साइड, ठीक है, ये आउटर साइड में बाइंड करेंगे। अब यहाँ पे फोस्फोराइलेशन हुआ था, अब इस केस में यहाँ पे क्या होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कन्फर्मेशन के अंदर आ जाएगा, एंड अगेन ये अलाउ करेगा पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ मूव करने के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे हमने 3 and 2 ये लिए हुए हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, 3 सोडियम आयन आउट होते हैं एंड 2 पोटेशियम आयन इन होते हैं, ठीक है, तो 3 आउट होंगे और 2 इन होंगे, क्योंकि इनके पास ऐसे ही स्पेसिफिक साइट्स यहाँ पे पाई जा रही है। तो ये होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएजेस के अंदर, जिसके अंदर सोडियम एंड पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है। ये एक और डायग्राम है, सोडियम पोटेशियम ये पंप है यहाँ पे दिया हुआ है।
अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सोडियम यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड से यहाँ पे सोडियम बाइंड करेगा। सोडियम बाइंड करने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे एटीपी जो है ये फॉस्फोराइलेट होगी। देन यहाँ पे क्या होगा, ये पंप जो है अपनी कन्फर्मेशन चेंज, अपनी जो इसकी जो कन्फर्मेशन है उसके अंदर चेंज करेगा, जिसकी वजह से सोडियम आयन जो है वो 3 सोडियम आयन्स वो क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। इसके बाद ऐसे ही पोटेशियम आयन जो है वो क्या करेगा, इस एटीपीएजी से बाइंड करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन होगी। डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से ये ओरिजिनल कन्फर्मेशन के अंदर आ जाएगा एंड पोटेशियम आयन जो है वो क्या कर दिए जाएंगे, पंप से रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये जो है सोडियम पोटेशियम इस एटीपीएजीज पंप के अंदर चलता रहता है ट्रांसपोर्ट के लिए। सोडियम पोटेशियम एटीपीएजीज की अगर हम किसी न्यूरॉन या फिर मसल सेल के अंदर बात करें, तो जब न्यूरॉन या फिर मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब वो रेस्टिंग और अनएक्साइटेड होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है आउटसाइड में और इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है इनसाइड। तो ये मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन की देन द सोडियम आयन। ठीक है, ये जो है ये सोडियम चैनल है, ये पोटेशियम चैनल है। ये ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये रेस्टिंग या फिर अनएक्साइटेड है अभी। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा तो ये स्टिमुलेट होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टिमुलेट होने के बाद यहाँ पे सोडियम आयंस का रैपिड डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा आउटर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म की तरफ। तो ये जो गेट है सोडियम चैनल के, ये खुल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे सोडियम आयंस जो है वो रैपिडली डिफ्यूज करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव आउटसाइड था वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनसाइड आ जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये बाहर की साइड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट ये जो पीक यहाँ पे शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि स्टिमुलेट अब हो गई है और इस स्टिमुलेशन के अंदर ये सोडियम गेटेड चैनल्स जो है ये ओपन हो गए हैं और सोडियम जो है बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो है अगेन एक पीक पे आने के बाद ये वापिस से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ है ग्राफ, यानी कि ये वापिस से क्या हो गया है, वापिस से ये रीपोलराइज हो गया है। रीपोलराइज होने की वजह से यहाँ पे मोर परमेबल हो गया है सोडियम आयंस का फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव आउटसाइड में हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव अगेन इनसाइड में हो गया, तो ये रीपोलराइजेशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, अगेन ये गेट बंद हो गया है और ये क्या हो गया है, जो इनसाइड से आउटसाइड वापिस से क्या होना स्टार्ट हो गया है, पोटेशियम आयन परमेबल, ये परमेबिलिटी इनकी बढ़ गई है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये मोर परमेबल हो जाते हैं इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये केस होता है जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएजीज अपना काम करते हैं किसी रेस्टिंग या फिर हम बोल सकते हैं किसी मसल सेल या फिर न्यूरॉन सेल के अंदर। इसका आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, एनर्जी सेकेंडरीली डिराइव की जाएगी फ्रॉम आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एक आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाएगा और उससे ही एनर्जी डिराइव करके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और जैसे कि अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे ये दो टाइप का होता है, एंटीपोर्ट या फिर काउंटर ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट या फिर ये उसको बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट। तो एंटीपोर्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एंटी मीन्स अपोजिट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। तो एंटीपोर्ट के अंदर एक जो मॉलिक्यूल है वो इस साइड आया है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप है। तो सोडियम क्या है, सोडियम अपना प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसने एक आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट किया और उससे एनर्जी डिराइव करके जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या हुआ, उसके एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। सिम्पोर्ट या फिर को ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर साथ साथ ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले एंटीपोर्ट की या फिर काउंटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, तो एंटीपोर्ट दो स्पीसीज ऑफ आयंस और सोल्यूट्स आर पम्प्ड इन अपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या की जाती है, दो स्पीसीज ऑफ आयन या फिर सोल्यूट होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप हो गया। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप के अंदर क्या है, यहाँ पे 3 सोडियम आयंस जो है ये आते हैं इनसाइड और इसके बदले में यहाँ पे क्या है, एक कैल्शियम आयन जो है ये बाहर एग्जिट होता है।
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम आयंस फ्लो इनटू सेल विच अलाउज कैल्शियम आयंस टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि सोडियम आयंस क्या है, सेल के अंदर फ्लो करेंगे, सेल के अंदर आए, जिन्होंने अलाउ किया कि कैल्शियम आयंस जो है वो बाहर एक्सपोर्ट किए जाए अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। 3 सोडियम आयन जो है ये सेल के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ पे एक कैल्शियम आयन एग्जिट होता है, बाहर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइटोसोल के अंदर क्या होगा, ये जो कैल्शियम आयन है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, कार्डियक मसल्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे रिलैक्सेशन इंड्यूस हो जाएगा इन कार्डियक मसल्स का। अब कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट होगा। रिलैक्सेशन में क्या हुआ, यहाँ पे साइटोसोल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। अब कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इन कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर की कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, हाई हो जाएगी इंट्रासेलुलरली, यानी कि सेल के अंदर हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये यहाँ पे है एंटीपोर्ट या फिर काउंटर ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर 3 सोडियम आयन अंदर की तरफ आते हैं और बदले में एक कैल्शियम आयन बाहर की तरफ जाता है। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है सिम्पोर्ट, या फिर इसको बोला जाता है को ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर एग्जांपल है ग्लूकोज सिम्पोर्टर का। तो यहाँ पे वन सोल्यूट स्पीसीज होती है जो क्या करती है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी टू मूव अनदर मॉलिक्यूल अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक स्पीसीज जो है यहाँ पे क्या करेगी, वो जाएगी यहाँ पे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये क्या करेगी, ये दूसरी स्पीसीज को अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाएगी, मूव करवाएगी। एपिकल मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स की और रिनल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सेल है, इनके अंदर ये पाया जाता है। एसजीएलटी, एसजीएलटी का मतलब यहाँ पे क्या है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। तो ये जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है, एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम फूड इन द इंटेस्टाइन एंड रीएब्जॉर्बिंग ग्लूकोज इन द किडनीज। तो इसका काम है फूड से, जो भी इंटेस्टाइन है उसमें जो फूड है उससे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना, और साथ में जो किडनीज के अंदर जो ग्लूकोज है उसको रीएब्जॉर्ब करना, ये इसका यहाँ पे काम है एसजीएलटी का। तो ग्लूकोज इम्पोर्टर यानी एसजीएलटी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे दो स्पीसीज ऑफ जो है सॉल्यूट्स वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे, और इस दो स्पीसीज में एक है यहाँ पे सोडियम, सेकंड है यहाँ पे ग्लूकोज। ये इस ट्रांसपोर्टर से बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद इनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आने के बाद ये क्या हो जाएंगे, इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। अब ग्लूकोज इंपोर्टर के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ 1 ग्लूकोज इनटू सेल फॉर एवरी 2 सोडियम आयन। 2 सोडियम आयन के बदले यहाँ पे एक ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो 2 सोडियम आयन साथ में यहाँ पे अंदर आएंगे, और साथ में ये लेके आएंगे एक ग्लूकोज मोलिक्यूल को। बाइंडिंग ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज इज कोऑपरेटिव। अब यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है, इस ट्रांसपोर्टेंट से जो बाइंडिंग होगी यहाँ पे इन सोल्यूट्स की, वो कोऑपरेटिव होती है। कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ आइदर सोल्यूट इंक्रीज द प्रोटीन एफिशिएंसी फॉर द अदर। कि अगर यहाँ पे सोडियम आयन ट्रांसपोर्टर से बाइंड कर गया है तो वो इस प्रोटीन यानी इस ट्रांसपोर्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा, ताकि दूसरा जो सोल्यूट है वो भी इसके साथ आकर बाइंड हो जाए। ऐसे ही अगर पहले ग्लूकोज बाइंड कर गया है तो वो सोडियम की एफिशिएंसी को तो इस प्रोटीन की एफिशिएंसी को, इस ट्रांसपोर्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा, ताकि यहाँ पे आके दूसरा सोल्यूट भी बाइंड कर सके। ऐसे ही इनके अंदर बाइंडिंग होती है, और अगर यहाँ पे जब डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है तो दूसरा भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सोडियम एंड ग्लूकोज बाइंडिंग टू द ट्रांसपोर्टर। अब आउटसाइड द सेल की अगर हम बात करें, इस आउटसाइड में, तो यहाँ पे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जा रही है, ठीक है, सोडियम आयन से कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सोडियम आयन इस ट्रांसपोर्टर से, ठीक है, इस ट्रांसपोर्टर से बाइंड करेगा पहले, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। बाइंड करने के बाद ये क्या शो करते हैं, इनकी बाइंडिंग जो है ये कोऑपरेटिव होती है। तो ये बाइंड कर गया है तो इस ट्रांसपोर्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया जाएगा, और ग्लूकोज भी इससे आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर की साइड हम बात करें, यहाँ पे ये बाहर की साइड है, यानी कि हम बात करें ईसीएफ के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर आउटसाइड द हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि सोडियम जो है अलोंग द कंसंट्रेशन यहाँ पे मूव करेगा हाई टू लो की तरफ।
ठीक है, हाई टू लो की तरफ मूव करेगा। और ये क्या करेगा, ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, इस एनर्जी को यूज करके ये जो एसजीएलटी है, ये इस ग्लूकोज को अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम बाइंड करेगा और फिर यहाँ पे ग्लूकोज बाइंड करेगा। सोडियम मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, सोडियम क्या है, ईसीएफ में हाई है तो वो अपनी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, यानी कि हाई टू लो मूव करेगा। अब ये क्या करेगा यहाँ पे, ये ग्रेडियंट जो बन गया है, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये जो एसजीएलटी है, यानी कि ये जो ट्रांसपोर्टर है, इस एनर्जी को यूज करेगा टू मूव ग्लूकोज अगेंस्ट इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड इसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करवाई जाएगी, ट्रांसपोर्ट करवाई जाएगी। सोडियम आयंस डिसोशिएट फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर इनटू साइटोसोल। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अंदर आ जाता है, ये कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं इस ट्रांसपोर्टेंट यानी एसजीएलटी के अंदर, तो सोडियम आयन जो है ये डिसोशिएट हो जाता है ट्रांसपोर्टर से। डिसोशिएट होता है कहाँ पे, साइटोसोल के अंदर। अब साइटोसोल के अंदर लो कंसंट्रेशन इस सोडियम आयंस की है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन सोडियम आयन की, जिसकी वजह से ये डिसोशिएट हो गया है। डिसोशिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, इसके साथ ही ग्लूकोज भी यहाँ पे डिसोसिएट हो गया है, क्योंकि इनकी जो बाइंडिंग है वो कोऑपरेटिव होती है, तो ये भी यहाँ पे डिसोसिएट हो गया है और ये क्या हो गए, अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गई है। अब इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये जो सोडियम आयंस है, इन्होंने जो एनर्जी यहाँ पे गिव राइज की है, इनसे ही जो एनर्जी डिराइव करके एसजीएलटी ने ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाया है। तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है एंडोसाइटोसिस, एंड एंडोसाइटोसिस के बाद नेक्स्ट आएगा एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के अंदर एंडोस का मीनिंग होता है विद इन एंड काइटोस का मीनिंग होता है सेल, यानी कि सेल के विद इन। तो इस प्रोसेस के अंदर बाय विच लार्ज साइज लिक्विड और सॉलिड मटेरियल आर टेकन इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे बेसिकली इनसाइड द सेल यहाँ पे मॉलिक्यूल लिए जाएंगे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अ पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनवेजिनेटेड। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका पोर्शन जो है ये थोड़ा सा इनवेजिनेट होगा, ठीक है, इसका जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे इनवेजिनेट होगा। इनवेजिनेट होगा कोटेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन क्लेथरीन, ठीक है, प्रोटीन होता है क्लेथरीन, उससे ये जो है कोट होगा। एंड पिंच्ड ऑफ फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, जिसको एंडोजोम बोला जाता है। और धीरे धीरे करके जो भी ट्रांसपोर्टेंट है या फिर जो भी मटेरियल है, लिक्विड या सॉलिड, इस इन्वेजिनेशन के अंदर आएगा और ये एक ऐसा वेसिकल फॉर्म कर लेगा। या फिर हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होगा, जिसको एंडोजोम बोला जाता है। और कुछ केस में यहाँ पे कुछ और टाइप के यहाँ पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनको क्लेथरीन बोला जाता है। तो 3 टाइप की होगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से केस में क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे फैगोसाइटोसिस आता है, देन पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। 3 टाइप की यहाँ पे एंडोसाइटोसिस देखने को मिलती है। तो फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा, फैगिन का मीनिंग होता है टू ईट, काइटोस का मीनिंग होता है सेल। टू ईट यानी कि यहाँ पे ईटिंग की जा रही है, और ईटिंग किसकी, सॉलिड पार्टिकल्स की जाती है। तो फैगोसाइटोसिस के अंदर इनटेक होगा सॉलिड पार्टिकल्स का, इसको सेल ईटिंग भी बोला जाता है। इनटेक ऑफ लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल इंक्लूडिंग सेलुलर डेब्रिस और माइक्रोब्स। तो इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, लार्ज साइज के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अब हमने डिफरेंट डिफरेंट पंप्स के बारे में डिस्कस किया था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उनके अंदर जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजिली पास कर जाते हैं पंप्स के थ्रू, या फिर इनके अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं उनके लिए एंडोसाइटोसिस होती है, जो कि इनसाइड आने में हेल्प करती है, इंपोर्ट में हेल्प करेगी, और एक्सपोर्ट में जो कि एक्सोसाइटोसिस होगी वो हेल्प करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्ज साइज के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि सेलुलर डेब्रिस या फिर माइक्रोब्स हो सकते हैं। मटेरियल्स, जो मटेरियल इंजेस्ट करवाने हैं, मटेरियल्स टू बी इंजेस्टेड फर्स्ट बाइंड टू द सेल सरफेस। अब जो भी सॉलिड मटेरियल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाने हैं, ये क्या करवाए जाएंगे, सबसे पहले इस मेम्ब्रेन से आके इसके साथ बाइंड कर जाएंगे, विच इन्वेजिनेट टू फॉर्म अ फैगोसाइटोटिक वेसिकल। एंड फिर ये क्या कर लेंगे, एक यहाँ पे एक वेसिकल फॉर्म कर लेंगे, एक फैगोसाइटोटिक वेसिकल फॉर्म कर लेंगे। पहले एक इन्वेजिनेशन फॉर्म होगी, फिर एक फैगोसाइटोटिक वेसिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, या फिर फैगोसोम यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा।
It later separates from the cell membranes as an intracellular food vacuole phagosome. एंड बाद में जाके ये क्या होगा, बाद में जाके जो इनवेजिनेशन या फिर कप लाइक डिप्रेशन बना है, ये एक फेगोसोम या फिर फूड वैक्यूल की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा मेम्ब्रेन से. फेगोसोम इज देन डाइजेस्टेड बाय द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनके थ्रू फेगोसोम जो है ये क्या कर दिया जाएगा, डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, इसका डाइजेशन कर दिया जाएगा. सेल्स इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस आर कॉल्ड फेगोसाइट्स. तो जो सेल्स इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं इनको फेगोसाइट्स बोला जाता है, जैसे कि डब्ल्यूबीसीज या फिर मैक्रोफेजेस स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो कि फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती है. Amoeba and other cellular protozoans ingest their food by phagocytosis with the help of pseudopodia. अब जो स्मॉल या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया या फिर कुछ अदर सेलुलर प्रोटोजोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जैसे कि ऐसे बॉडी होगी और फूड यहाँ पे आया तो ये इनके सूडोपोडिया से यहाँ पे एक इन्वेजिनेशन फॉर्म करेंगे, फूड इसके अंदर आ जाएगा, देन यहाँ पे एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में ये अंदर आ जाएगा एंड देन इंजेस्ट कर लिया जाएगा, तो और फिर डाइजेस्ट कर दिया जाएगा. तो ये भी कुछ केसेस होते हैं स्मॉल या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर. इनसाइड द ह्यूमन बॉडी मैनी स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि हिस्टियोसाइट्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे कि सेल जैसे कि हिस्टियोसाइट्स है, हिस्टियोसाइट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कफर सेल्स ऑफ लीवर एंड रेटिकुलर सेल्स ऑफ स्प्लीन एक्ट एज फेगोसाइट्स. तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के एग्जांपल्स है कि कनेक्टिव टिश्यू की हिस्टियोसाइट्स, कफर सेल्स है लीवर की और रेटिकुलर सेल्स है स्प्लीन की, जो कि बॉडी के अंदर फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करती है और इनको फेगोसाइट्स बोला जाता है. नेक्स्ट आता है पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस में पिनिन का मीनिंग होता है ट्रू ड्रिंक और काइटोस का मीनिंग होता है सेल. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली सेल ड्रिंकिंग होती है. तो सेल ड्रिंकिंग किसको बोला जाता है, इसके अंदर लार्ज साइज के लिक्विड न्यूट्रिएंट्स को लिया जाता है, इनटेक किया जाता है और इनको फ्लूइड फेज या फिर बल्क फेज या फिर एंडोसाइटोसिस बोला जाता है. एक्स्ट्रा सेलुलर सोल्यूट्स जो हैं, जो भी हैं यहाँ पे बाहर की तरफ जो सोल्यूट्स पाए जा रहे हैं जैसे कि इंसुलिन एंड लिपोप्रोटीन्स आर टेकन इनटू अ पॉकेट फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ये जो भी यहाँ पे फ्लूइड थे ये क्या करेंगे, ये आएंगे पहले मेम्ब्रेन के पास और यहाँ पे एक इन्वेजिनेशन फॉर्म होगी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. इन्वेजिनेशन फॉर्म होने के बाद यहाँ पे ये वेसिकल की फॉर्म में ये यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और इस वेसिकल को बोला जाता है पिनोसाइटोटिक वेसिकल. जैसे कि फेगोसाइटोटिक वेसिकल था वैसे ही पिनोसाइटोटिक वेसिकल होता है. लेटर ये सेपरेट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से एज एन इंट्रासेलुलर फूड वैक्यूल जिसको पिनोजोम बोला जाता है. सेपरेट ये हो जाता है और इसको पिनोजोम यहाँ पे बोला जाता है. पिनोजोम है फिर ये डाइजेस्ट कर लिया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, जैसे कि एग्जांपल के लिए इरिथ्रोसाइट्स ऑफ बोन मैरो टेक आयरन फ्रॉम द ब्लड. तो वो क्या होती है, वो प्रोसेस होती है पिनोसाइटोसिस की. इसके बाद नंबर थर्ड का एंडोसाइटोसिस आता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. तो ये जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है इसके अंदर एक रिसेप्टर पाया जाता है. अभी रिसेप्टर है तो कोई ना कोई लिगेंड इसके साथ आकर बाइंड करेगा. तो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर से लिगेंड बाइंड करेगा. और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्लैदरिन प्रोटीन स्पेशल टाइप के प्रोटीन जो है इस वेसिकल को घेर लेते हैं. तो यहाँ पे क्लैदरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इसको बोला जाता है. इसलिए अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स है जैसे कि मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स या फिर प्रोटीन्स हो सकते हैं और कुछ केसेस में ये वायरसेस भी हो सकते हैं. Having a specific ligand binds to a specific receptor present on the external surface of the plasma membrane to form receptor ligand complex. तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर पाए जा रहे हैं. इस रिसेप्टर से स्पेसिफिक लिगेंड बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद ये एक लिगेंड रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं. इसके बाद ये इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होगा एक वेसिकल की फॉर्म में इनसाइड द सेल सराउंडिंग बाय अ कोट ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. और यहाँ पे एक कोट ऑफ फाइब्रस प्रोटीन पाई जाती है जिसको क्लैदरिन बोला जाता है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कोटेड वेसिकल बोला जाता है, क्योंकि ये क्लैदरिन का जो फाइब्रस प्रोटीन कोट है ये इसको घेरे रहता है. इसके बाद ये जो अपनी कोट है इसको लूज कर देगा
तो और लूज करने के बाद ये बन जाएगा स्मूथ सरफेस वेसिकल, जिसको एंडोसोम बोला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये क्लैद्रिन इससे अटैच हुए। ठीक है, अटैच होने के बाद ये एक कोटेड वेसिकल बना। कोटेड वेसिकल बनने के बाद यहाँ पे अनकोटिंग हुई। अनकोट होने के बाद ये जो क्लैद्रिन है वापिस से रीयूज हो जाएंगे, और ये जो यहाँ पे वेसिकल बन गया है जिसको एंडोसोम बोला जाता है, स्मूथ सरफेस वेसिकल होता है, तो रिसेप्टर जो है री इनकॉर्पोरेट कर लिए जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एंड इनका रीयूज कर लिया जाएगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे एंडोसोम बना है इसका क्या कर दिया जाएगा, इसका डाइजेशन कर दिया जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू। तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड के अंदर होता है कि यहाँ पे क्लैद्रिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है, कि यहाँ पे क्लैद्रिन नाम के स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि एक कोटेड पिट यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं, कोटेड वेसिकल यहाँ पे फॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी कि आउटसाइड द सेल यहाँ पे मूवमेंट होगी, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसको इम्यूसाइटोसिस या फिर सेल वोमिटिंग और ईफैगी बोला जाता है। इसके अंदर एक्सपेलिंग होती है लार्ज साइज मटेरियल की आउटसाइड द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर मटेरियल्स जो है जिसको भी एक्सपेल करना है आउटसाइड द सेल आर अक्यूमुलेटेड इन अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। जैसे जो प्रोसेस यहाँ पे एंडोसाइटोसिस की थी, अपोज उसके बिल्कुल अपोजिट ही एक्सोसाइटोसिस की होती है वही स्टेप्स। कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक वेसिकल यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल यहाँ पे फॉर्म होगा जिसको एक्सोसाइटोटिक वेसिकल बोला जाता है। इस एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स को फिर आउटवर्ड मूव करवाया जाता है। ये मेम्ब्रेन से फ्यूज हुआ और फिर इसको आउटवर्ड मूव करवाया जाएगा, एंड इसके जो कंटेंट्स है वो आउटसाइड द सेल क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रिलीज ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज, तो वो एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सपेलिंग ऑफ रेजिडुअल बॉडी जैसे कि लाइसोसोम विद अनडाइजेस्टेड फूड, वो भी एक्सोसाइटोसिस होता है। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल्स ऑफ द साइनेप्टिक नोब ड्यूरिंग साइनेप्टिक कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, तो वो भी एक टाइप का एक्सोसाइटोसिस होता है। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं एक्सोसाइटोसिस के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो भी यहाँ पे मटेरियल बाहर निकालना है, एक्सपेल करना है, वो एक वेसिकल फॉर्म कर लेगा जिसको एक्सोसाइटोटिक वेसिकल बोला जाता है। ये एक्सोसाइटोटिक वेसिकल जो है मेम्ब्रेन की तरफ आएगा और इसको बाहर की तरफ लेके जाया जाएगा, और फिर ये क्या कर देगा, अपना मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा, और जो भी इसका अंदर का जो भी एक्सपेल्ड मटेरियल था वो बाहर यहाँ पे एक्सपेल कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट के बारे में डिस्कस किया। एंडोसाइटोसिस में ये तीन टाइप की एंडोसाइटोसिस यानी कि फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के बारे में डिस्कस किया, एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।